हम जानते हैं कि इस बार की इस परीक्षा में किन विद्यार्थियों ने अपने सफलता के परचम साबित किए हैं। पहला वो दिन जिस दिन आपको लगा कि हाँ, मुझे ये एग्जाम देना चाहिए, वो कौन शख्स था या कौन सा दिन था? तो ऐसे जब मैं अपने 4th ईयर में था, तब उससे पहले मेरा ये सोच रहा था कि मैं अपनी इंजीनियरिंग सर्विस है IES, उसके मैं सारा अपना मटेरियल ले लिया था और मैं उसी की तरफ बढ़ने की सोच रहा था। ज़्यादा मोटिवेट किया मेरे दादाजी ने कि आगे चल के तू एक ऐसा ऑफिसर बनना जिससे मेरा भी कुछ नाम हो। या फिर तैयारी के दौरान आपने किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस की? हाय एवरीवन, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और हम जानते हैं कि इस बार की इस परीक्षा में किन विद्यार्थियों ने अपने सफलता के परचम साबित किए हैं। हमारे साथ हैं आज गगन सिंह, जिनकी 2022 प्रीलिम्स में 120वीं रैंक है। हम जानेंगे उनके स्ट्रगल को, किस प्रकार से उन्होंने अपनी इस पूरी यात्रा को कंप्लीट किया और उन्हें किस प्रकार की रणनीति के साथ साथ कहां पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो गगन सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सर। तो मैं चाहूंगा सबसे पहली सीधी शुरुआत करते हैं कि पहला वो दिन जिस दिन आपको लगा कि हाँ, मुझे ये एग्जाम देना चाहिए, वो कौन शख्स था या कौन सा दिन था जिस दिन आपको ऐसा लगा कि हाँ, ये परीक्षा और ये लक्ष्य होगा मेरी जिंदगी का? वैसे तो ये एक बचपन से सपना था कि आगे चल के एक IAS ऑफिसर्स के रूप में या फिर ऐसी एग्ज़ाम में मैं बैठूं जहां से मैं अपने परिवार का और अपने समाज का या फिर अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। वैसे तो जब मैं अपने कॉलेज के जब लास्ट ईयर फाइनल ईयर में था, क्योंकि मेरी जो डिग्री थी कॉलेज में, मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। क्या बात है। तो मेरी इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री थी जिसमें BTech और MTech था। तो ऐसे जब मैं अपने 4th ईयर में था, तब उससे पहले मेरा ये सोच रहा था कि मैं अपनी इंजीनियरिंग सर्विस है IES, उसके मैं सारा अपना मटेरियल ले लिया था और मैं उसी की तरफ बढ़ने की सोच रहा था। मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमारा हाँ, पहला लक्ष्य शुरू हुआ। पहला लक्ष्य था। लेकिन जैसे मेरे बचपन से और मेरा, न केवल मेरा बल्कि मेरे परिवार वालों का, और सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया मेरे दादाजी ने कि आगे चल के तू एक ऐसा ऑफिसर बनना जिससे मेरा भी कुछ नाम हो। बहुत बढ़िया। उन सारी चीज़ों ने, इसके अलावा जैसे मैंने गांव के लेवल पर खुद देखा था कि सरकार की काफ़ी सारी स्कीम्स ऐसी होती है जो महिलाओं से रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड है या फिर रूरल डेवलपमेंट की है, या तो उनको कम लाभ मिलता है या फिर अच्छे से उनकी पहुंच नहीं होती। तो वहाँ से मुझे लगा कि जो सिविल सर्विस है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप इन सारे सेक्टरों में न केवल काम कर सकते हो बल्कि उन लोगों के लिए जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है उनको और अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हो। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे जो सिविल सर्विस है उसकी तरफ आकर्षित किया। क्या बात है। मतलब हम कहेंगे कि घर का मोटिवेशन तो रहा ही, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां गगन ने देखी, उन परिस्थितियों के कारण उन्हें लगा कि ये क्षेत्र उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। मैं जानना चाहूँगा कि जब हम हिंदी माध्यम के रूप में तैयारी की प्लानिंग करते हैं और क्योंकि आपका ऑलरेडी MTech था, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े जब आप तैयारी के लिए यहाँ आते हैं, या फिर तैयारी के दौरान आपने किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस की? जैसे अब स्टार्टिंग में, क्यों मैं इंजीनियरिंग से था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश मीडियम ले लें, लेकिन मेरी जो 12th तक स्कूलिंग मैक्सिमम हिंदी में ही हुई थी। तो मैंने चूज़ किया कि एग्ज़ाम मुझे हिंदी में ही लिखना है, बाकी ऑप्शनल का जो मीडियम है वो दूसरा रख सकता हूँ। तो जो मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े, पहला था मटेरियल्स का, क्योंकि हिंदी मीडियम में इतना मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है। मटेरियल्स काफ़ी है लेकिन अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल्स नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की, उसका भी मुझे फेस करना पड़ा, क्योंकि उससे पहले ना कोई मेरे जानने वाला था, ना कोई मेरे रिश्तेदार ऐसा था कि जो पहले से इस सिविल सर्विस में हो। तो सब कुछ मैंने अपने खुद से ही जाना। पहले 2 अटैम्प्ट में मैं फेल हुआ, तो उनके बाद फिर मैंने देखा कि हाँ, कहाँ मिस्टेक, कमियां रह गई, गलतियां रह गई। उन सारी गलतियों को मैंने सुधारने की कोशिश की। बाकी इसके अलावा कि आप किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर सकते हो, आंसर राइटिंग कर सकते हो, तो ये सारे ऐसे चैलेंजेस थे। इसके अलावा जैसे 2 बार मैं फेल भी हो गया था। एक फर्स्ट अटैम्प्ट में इंटरव्यू दिया, सेकंड अटैम्प्ट में मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। तो उसके बाद ऐसा लगने लगा कि पता नहीं यार, UPSC हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 2 स्टेट PCS को दे लो या फिर SSC उधर ट्राई कर लेते हैं। तो ये सारे जो चैलेंजेस थे मुझे फेस करने पड़े थे। मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा सफ़र है। और जो नई बात हमने अभी समझी, कई बार स्टूडेंट्स को मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपका GS हिंदी मीडियम में आप कर रहे हैं तो ऑप्शनल का मीडियम आप इंग्लिश रख सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास आज गगन है। इनका GS हिंदी मीडियम इन्होंने चॉइस किया और मैथमेटिक्स ऑप्शनल
उन्होंने इंग्लिश मीडियम में कंप्लीटली प्रिपेयर किया। तो एक साथ दोनों मीडियम में तैयारी की, एक बेहतरीन मौका, तो साथ ही साथ एक नई दिशा के रूप में उन्होंने शुरुआत भी की। मैं कहूँगा कि इस 4 साल की जो जर्नी रही, तो जैसे पिछली बार आपको आईपीएस मिल गया था, तो आपने इस बार जब एग्जाम दिया तो क्या सुधार किया? आपको ऐसा क्या लगा कि हाँ, अब ये चीजें अगर कर दूंगा तो ये फाइनल डेस्टिनी होगी? बिल्कुल, जैसे लास्ट ईयर भी मेरा स्कोर अच्छा था, लेकिन ऐसे में 77 मार्क्स आ गए थे, तो उसकी वजह से मैं लास्ट ईयर आईएएस नहीं बन पाया था। लेकिन इस बार जो मैंने सुधार किया था, पहला मैंने जो जीएस के लेवल पे कि मैं और कैसे वैल्यू एडिशन अपने आंसरों में कर सकता हूँ, कैसे मैं प्रेजेंटेशन, कंटेंट और वैल्यू एडिशन, इन सारी चीज़ों पर मैंने वर्क किया। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स तैयार किए थे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि काफ़ी सारी जो इंग्लिश के मीडियम के जो लोग थे, उनकी जो टॉपर्स कॉपी थी, उनको देखा कि वो आंसर किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से वो प्रेजेंटेशन करते हैं। इसके अलावा मैंने इंग्लिश का मटेरियल भी इस बार पढ़ा, और मैंने क्या किया था, जैसे टेक्नोलॉजी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, तो वो आपको क्या करेगा कि आप उसके अंदर मटेरियल इंग्लिश में डाल दो और आपको हिंदी में वो ट्रांसलेट करके बिल्कुल दे देगा। बिल्कुल, पूरी तो तरह। उससे मैंने अपने खुद के नोट्स बना लिए थे, काफ़ी अच्छे नोट्स हो गए थे, तो उनसे मुझे हेल्प मिली। सेकंड चीज़, मैथमेटिक्स में जैसे मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में ये हुआ था कि जो मेरी सिली मिस्टेक्स काफ़ी हो रही थी, छोटी छोटी गलतियाँ ऐसी हो रही थी, तो उसको मैंने इस बार अटेम्प्ट में कम किया। तो उसका मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि मैथमेटिक्स में मेरे स्कोर पिछली बार से भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। लास्ट ईयर मेरे 282 थे, इस बार मेरे 312 मार्क्स मैथमेटिक्स में आए थे। बहुत ही बढ़िया। उसमें भी जो पेपर सेकंड 2 है, उसमें मेरे 70% मार्क है, मतलब 174 मार्क्स, जो कि वन ऑफ दी हाईएस्ट मार्क्स। बिल्कुल। और इसके अलावा जैसे ऐसे में लास्ट ईयर 77 आ गए थे, तो उसमें भी मैंने खुद को इम्प्रूवमेंट किया और ऐसे लिखे। अपने जो फ्रेंड्स थे, अब उस टाइम मेरे जो लास्ट ईयर सेलेक्टेड हुए थे, उनमें भी कुछ फ्रेंड्स बन गए थे, तो उन सबको मैंने देखा है कि कहाँ कहाँ पे इसमें और वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी कि इस बार में कॉन्फिडेंस था। जैसे एग्जाम देने गया तब ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हाँ, उससे डर तो कुछ खोने वाला है नहीं। उससे कॉन्फिडेंस होने से जो मेरे अंदर की जो क्रिएटिविटी थी वो कहीं ना कहीं जो पेपर थी उनमें झलकी। और जैसे अपन अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं और जब आपके माइंड में नेगेटिविटी होती है, तो आते हुए क्वेश्चन भी उस टाइम गलत हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इस सबसे बड़ा इस बार फायदा मुझे ये भी था। मतलब हम कह सकते हैं कि निबंध में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट रहा, ऑप्शनल को बेहतर किया, जीएस के चारों पेपरों में जहां जहां पर भी वैल्यू एडिशन हो सकता था उन्हें किया, और सबसे बड़ी चीज थी सकारात्मकता, पॉजिटिव एनर्जी, कि अब हम जो भी करेंगे वो बेहतर ही होगा, अब इसमें पीछे जाने वाली कोई बात है ही नहीं। ये जो एक ऑप्शनल है मैथमेटिक्स, बहुत बड़ा ऑप्शनल है, तो आपने ऑप्शनल और जीएस का संतुलन कैसे बिठाया? क्योंकि जीएस भी बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और इधर मैथमेटिक्स जैसा वास्ट सब्जेक्ट आपने लिया, तो इसको संतुलित कैसे किया? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जब मेरे जो पहले 2 अटेम्प्ट में दिया था, तो उस टाइम मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था। पहले जीएस पढ़ रहा हूँ तो मेरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल छूट रहा है, और मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ तो फिर जीएस छूट रहा है। तो फिर मैंने उसके बाद सोचा कि इन दोनों बीच में हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मेरा मैथमेटिक्स हो गया था, उसके बाद मैं ऐसे करता था कि जैसे मान लो कि प्रीलिम्स एग्जाम हुई, प्रीलिम्स के 20-25 दिन में मैथमेटिक्स ही पढ़ा पूरा, तो उससे मैंने अपना सिलेबस खत्म कर दिया मैथमेटिक्स का। उसके बाद मैं एथिक्स और उस पर आ गया ऐसे पे, एथिक्स ऐसे और फिर ऑप्शनल की साथ साथ प्रैक्टिस की 10 दिन के लगभग, तो ये तीनों पेपर खत्म हो गए। उसके बाद मैं डेली लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे मैथमेटिक्स ऑप्शनल को देता था, और बाकी का टाइम मैं जीएस को देता था, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर एक बार आपने तैयार कर लिया तो वो आपका तैयार हो गया। बिल्कुल। दूसरे ऑप्शनल जैसे मान लो पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, उसको ज्यादा रिवाइज नहीं करना, करंट ऐड होता रहता है। हाँ। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो स्टैटिक्स है, एक बार आप इसको सिलेबस को करोगे तब हो सकता है कि आपको 5 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, लेकिन अगर एक बार आपका सिलेबस हो गया तो उसके बाद आपको इसमें इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। उसके बाद आपने बस फॉर्मूला देखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो वहाँ से ये सारी चीज़ हो जाएंगी। इसलिए मुझे पहली बार ज़्यादा टाइम लगा, दूसरी बार फिर कम टाइम लगा। इस बार मैं तो पूरा मैथमेटिक्स ऑप्शनल अपना जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा जो फाउंडेशन था पहले से ही अच्छा था, बिल्कुल, उसका मुझे फिर फायदा मिला। इसके साथ ही मैंने ये भी चीज़ कही थी कि मैं जीएस को और कैसे उसमें स्मार्ट तरीके से कर सकता हूँ। तो फिर मैंने जैसे बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, तो मैंने यूपीएससी का जो सिलेबस टर्म दी हुई है उन्हीं को पढ़ा। आसपास की सारी चीज़ थी वो सब मैंने छोड़ दी थी। जैसे मैं मिडाइवल हिस्ट्री बहुत कम पढ़ा था, एंशिएंट हिस्ट्री में से भी मैंने आर्ट एंड कल्चर जो यूपीएससी ने सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, वो सब पढ़े थे। उसके अलावा इकोनॉमी में भी मैंने जो सिलेबस में लिखा हुआ है सारी चीज़ वही सब पढ़ी थी। इंटरनेशनल रिलेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, तो मैंने इसका कोई बेसिक नहीं पढ़ा, बस सीधा करंट अफेयर की जो मटेरियल आता है वही सब तैयार किया था। तो मैं कि बहुत सारा पढ़ लूँगा, वो सब चीज़ छोड़ के
यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ मैं फिर तैयार किया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सिलेबस यूपीएससी मेंशन कर रही है मेंस में, उस सिलेबस के हर एक बिंदुओं पर ज्यादा से ज्यादा काम करना, विषय की जगह पर पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करना, और मेन तरीके से जो यूपीएससी की डिमांड है करंट और स्टैटिक्स, उन दोनों के बीच में एक बेहतर संतुलन करना। जैसे आईआर में करंट की जरूरत है तो उस पर मेन करंट पर फोकस करना, इकोनॉमिक्स में जहां सिलेबस के अकॉर्डिंग बातचीत हुई है उस पर ज्यादा ध्यान देना। गगन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने जिस माध्यम में सफलता हासिल की है इस समय एक चैलेंज से गुजर रही है, और जो एक नया ट्रेंड अब आ रहा है एग्जाम में, जिस तरीके से क्वेश्चन प्रीलिम्स इस बार आपने भी देखा होगा तो बहुत टिपिकल पेपर था। इस नए ट्रेंड के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थी या कोई भी माध्यम का विद्यार्थी हो, उसे कैसे डील करनी चाहिए ताकि वह अगले आने वाले अटेम्प्ट में एक कंफर्ट जोन में आ सके? सबसे पहले तो जैसे हमको जो रिसोर्स है, रिसोर्स हमारे पास अच्छे होने चाहिए और मिनिमम रिसोर्स हो, उनका हम मैक्सिमम टाइम रिवीजन करें। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने आज कुछ पूछा तो उसकी वजह से हम जो मेन रिसोर्स है उस रिसोर्स को ही हम चेंज कर ले। तो पहला रिसोर्स है। दूसरा, जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करो, किस पैटर्न के ऊपर वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काफ़ी बार क्या होता है कि हम काफ़ी सारे मॉक पेपर लगा लेते हैं, लेकिन यूपीएससी ने किस तरीके से पेपर पूछे हुए हैं उनके ऊपर हम इग्नोर कर देते हैं। और थर्ड चीज़ है कि आप जैसे सीसेट का पेपर है, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीसेट को इग्नोर ही कर देते हैं। काफ़ी सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनका मैथमेटिक्स ऑप्शन रहा है, वो सीसेट में फेल हो गए। तो इस वजह से फेल नहीं हुए कि उनको आ नहीं रहा था, उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो ये थर्ड चीज़ हो गई। और फोर्थ चीज़ है कि आप जो कॉन्फिडेंस एग्जाम के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार हम पेपर देखा कि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया, तो वहाँ पे हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। तो उन सारी चीज़ों से भी हम जो आते हुए क्वेश्चन है उनको गलत कर देते हैं। और फोर्थ चीज़, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन उस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और आपने जो गलतियाँ की है एग्जाम में उन सब से अगर सीखोगे नहीं, तो फिर एग्जाम के भी वो गलती होंगी। अब जैसे मैं क्या करता था कि जब मैं प्रीलिम्स का अगर टेस्ट लगा रहा हूँ मॉक पेपर, तो मैं प्रॉपर OMR शीट लेके बैठता था। पूरा टाइम लगाया, जैसे 2 घंटे की जगह में 1 घंटे 50 मिनट में पेपर कंप्लीट करता था। 10 मिनट जैसे एग्जाम में भी वो अटेंडेंस शीट और इस सब के लिए होते हैं, तो उसमें मैं प्रॉपर तरीके से कि वो OMR शीट भरना और वो सब, उसमें मेरी छोटी छोटी गलतियाँ होती थी। ऐसे एक गलती ये हो गई कि मैंने पेपर में कुछ टिक लगाया, OMR पेपर में मैंने C लगाया और OMR में कुछ भर दिया। तो ये सब गलती मैं पहले से आइडेंटिफाई कर लिया था कि पढ़ने में गलती नहीं होनी चाहिए, भरने में गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी गलती मेरे पेपर में बिल्कुल नहीं हुई थी और 4 बार मैं प्रीलिम्स दिया, आराम से मेरा क्वालिफाई हो गया। बाकी जैसे अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो यूपीएससी का ट्रेंड हमेशा ही लगभग कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ट्रेंड देख के हमें ये ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनानी चाहिए कि आज ट्रेंड इस टाइप का है तो इसके अकॉर्डिंग हम बनाएं। हम उस तरीके से तैयार करें कि किसी भी टाइप का अगर ट्रेंड हो उसके लिए हम अच्छे से तैयार है, चाहे सीसेट भी किसी लेवल का हो, जीएस भी किसी लेवल का हो। जब हम यहाँ से, जैसे मैं रूम से जब जाता था एग्जाम देने, तो मैं ये सोच कर जाता था कि यार इतना मैं पढ़ लिया, अगर मेरा ही नहीं होगा तो शायद बहुत कम लोग होंगे जिनका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से थोड़ा कॉन्फिडेंस होके जाना है। तो अगर कॉन्फिडेंस रहेंगे खुद के अंदर, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, तो फिर किस टाइप का भी पैटर्न हो उससे कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है। मतलब निश्चित ही हमें अपने जो पढ़ाई है उसको और बूस्टअप करना है, बार बार रिवीजन करना है, और ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास। जितना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बेटर रहेगा उतने ही परिणाम आपके भी बेहतर रहेंगे। अब मैं चाहूंगा कि गगन, अंतिम रूप में जो भी अगर आपको कोई सजेशन लगता हो, कोई सलाह लगती हो कि इस समय विद्यार्थी जो भी अब आने वाले टाइम में 24, 25, 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे किन गलतियों को न करें और किन चीजों पर ज्यादा काम करें कि उनके लिए सफलता सुनिश्चित हो सके? बिल्कुल। जैसे मैंने अपने खुद के 2 अटेम्प्ट में फेलियर हुआ, तो वहाँ पे मैं काफ़ी सारी ऐसी गलती कर रहा था जिनका मुझे बाद में रियलाइज़ हो गया कि हाँ, ये मैं प्रॉपर गलती कर रहा था। पहला उसमें था कि यूपीएससी का जो सिलेबस दिया हुआ, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कभी पढ़ा ही नहीं था। तो जैसे मेंस में आपको जो यूपीएससी का सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ है कि जो सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे एक पेपर 1 है, उसमें लिटरेचर दिया हुआ है, और लिटरेचर के ऊपर हम पिछले 7-8 साल के पेपर देखेंगे तो लगभग 6-7 बार उनमें क्वेश्चन पूछे हुए लिटरेचर के ऊपर। सेकंड चीज़ है कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या फिर मेंस के हो, उनको अच्छे से करिए। अच्छे से करने का मतलब है कि उनकी जो थीम्स है उनके ऊपर भी आप काम कीजिए। और थर्ड चीज़ है कि जितने भी आपके पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स कम से कम हो, उनका मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन करो।
और फोर्थ चीज़ है कि आप प्रैक्टिस, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस हो या फिर मेंस के लिए प्रैक्टिस हो। फिफ्थ चीज़ है इसमें आप हार्ड वर्क और उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी हो गया। जैसे अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, अगर हिंदी मीडियम की है तो आप इंग्लिश मीडियम का यूज़ कर सकते हो। आजकल जो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई। और एक चीज़ है कि आप वैल्यू एडिशन किस तरीके से करना है, तो इसके लिए आपके जहाँ भी आप कहीं भी जाते हो तो आप जैसे बोलते हैं कि आँख नाक कान ये सब खुले हुए होने चाहिए। आप कहीं भी देखो उस चीज़ को इस तरीके से देखो कि यूपीएससी पेपर में मैं कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो न्यूज़ को मैं इस तरीके से पढ़ता था कि ये जीएस किस पेपर में इसको एज ए मैं वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक आर्टिकल आया सेल्फ हेल्प ग्रुप का और उसमें किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की केस स्टडीज़ दी हुई है, तो उसको मैं सीधा नोट कर लिया कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है और जीएस पेपर 2 में यूज़ हो सकता है, जीएस पेपर 4 में यूज़ हो सकता है। अगर वो महिलाओं से रिलेटेड है तो जीएस पेपर 1 में भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर सेल्फ ऑनेस्टी होनी चाहिए। और अगर आपने टारगेट रखा, चाहे यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो, उस टारगेट के लिए आपका डेडिकेशन कितना है, आप कितना उसके लिए या तो टाइम दे सकते हो, ये सारी चीज़ कर सकते हो, वो सब है। और एक जो मेन चीज़ है वो है कि आप जो क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा वर्क करिए। कि आप दिन में मान लो कि 10 घंटे पढ़ते हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से पढ़िए कि मैं इतने टाइम में कितना अपना क्वालिटेटिव टाइम दे पा रहा हूँ। अगर ये सारी चीज़ आपके है तो निश्चिंत ही आपका जो किसी भी एग्ज़ाम है उसमें सिलेक्शन होने में किसी भी प्रकार की जो कठिनाइयाँ हैं वो कम हो जाती हैं। तो जरूरी है कि सबसे पहले सिलेबस बहुत अच्छा जाने, Yes, तभी वो कनेक्ट भी कर पाएगा कि ये चीज हमारी आज आई है तो ये किस पेपर में यूज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गगन, आप आए और हमारे जो विद्यार्थियों को आपने गाइडेंस दिया उसके माध्यम से निश्चित ही उन्हें बहुत मदद मिलेगी। और इसी तरीके की श्रृंखला में हम और टॉपरों के साथ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गगन। और इन सभी विद्यार्थियों के लिए कोई अंतिम बात अगर आप और बताना चाहें। थैंक यू सर। मेरा तो जो भी स्टूडेंट्स है अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे स्ट्रगल्स आएंगे, काफ़ी सारे अपने को परेशानी भी आएंगी, काफ़ी ऐसे फेज भी आएंगे जहां आपको लगेगा कि ये एग्ज़ाम शायद नहीं होगी अपने से, कोई भी एग्ज़ाम हो। लेकिन उन सारे टाइम में आपको केवल डटे रहना है और अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ आपको बढ़ते रहना है, चाहे वो किसी तरीके से हो। तो अगर ये सब टाइम आपके पास रहेगा तो आपके सामने कितनी भी सारी चुनौतियाँ और परेशानियाँ आए, निश्चित रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे आपका कोई भी कमेंट्स, आपका डाउट अगर है तो हमें जरूर सूचित करें।